नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अहमद राकेश पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलेगा, आशा करते हैं कि कल का जो आप सभी को पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। और कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलेगा, तो आज आदिकाल का दूसरा पार्ट है जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। पाठ्यक्रम के साथ साथ में आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर सीरीज भी देता हूं जिसमें मैं, ठीक है। चलेगा, तो आदिकाल का ये दूसरा पार्ट है और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं काल विभाजन से, है ना। पिछली क्लास में हमने जानी थी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की जो परंपरा रही थी कि वो परंपरा किस पर आधारित है, किस तरह से है, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ काल विभाजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखना आप सभी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज की। चलेगा, काल विभाजन देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? देखो, जब कोई काम व्यक्ति करता है तो उसके दो होते हैं, एक तो गुण होता है, एक दोष होता है। दो चीजें हमेशा रहती हैं, चाहे निजी जिंदगी में देख लीजिए या फिर आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। उसी तरह से काल विभाजन जो अलग अलग किया है सभी लेखकों ने, है ना, इतिहासकारों ने, तो इनमें भी गुण दोष मिले कि कुछ लोगों ने तो कहा तो कि गुण अच्छे हैं, मतलब बढ़िया काल विभाजन किया है, सही से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे दोष भी हैं, जैसे कि मैं अभी आपको क्लास में बताऊंगा। तो ग्रेडेशन के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है ना हिंदी साहित्य का, वो कुछ इस प्रकार था। पहला चारण काल, दूसरा जो था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जो था जायसी की प्रेम कविता, ठीक है। चौथा था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। क्या था? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और पांचवा था मुगल दरबार, है ना। क्या था? पांचवा था मुगल दरबार। आगे है आपका मुगल दरबार के बाद में छठवां है आपका तुलसीदास। क्या है? छठवां है आपका तुलसीदास। आगे सातवां है रीतिकाल काव्य। क्या है? सातवां रीति काव्य, ठीक है। आठवां है तुलसी के परवर्ती कवि, तुलसी के परवर्ती कवि। नौवां है 18वीं सदी में। क्या है? 18वीं सदी में। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। क्या है? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। अगला जो काल विभाजन है वो है विक्टोरिया का शासन हिंदुस्तान में। किसमें? विक्टोरिया का शासन हिंदुस्तान में। और 12वां है विविध अशक्त कवि। क्या है? विविध अशक्त कवि। तो इन पे एक आरोप भी लगता है। क्या लगता है? इन पर एक आरोप भी लगता है। और सर आरोप क्या लगता है? ये कहा गया, आपको भी सुनने में लग रहा होगा कि ये कालों के नाम ना होकर के, ये कालों के नाम न होकर के कैसे लग रहे हैं आप सभी को? तो आप कहेंगे पाठों से लगते हैं, है ना। जैसे कोई पाठ वगैरह पढ़ रहे हो, पाठों से लगते हैं। ये इन पे आरोप लगा। क्या लगा? आरोप कि जो आपने काल विभाजन किया है ग्रेडेशन जी ने, तो ये काल विभाजन जो है हिंदी साहित्य इतिहास का, ये कालों के नाम न लग करके ऐसा लगता है जैसे किसी पाठों वगैरह के नाम पढ़ रहे हो, है ना। क्या लगता है? कि पाठों जैसे नाम लगते हैं। ये इन पे आरोप लगता है। कहीं भी आप कॉपी में नोट वगैरह कर लेना। चलेगा, तो ये तो रहा ग्रेडेशन का काल विभाजन। इसके बाद देखते हैं हम मिस्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन। मिस्र बंधुओं द्वारा भी काल विभाजन किया गया। किस किस तरह से था मिस्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन? तो मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा इन्होंने। क्या? मुख्यतः इन्होंने 3 भागों में बांटकर किया। पहला आरंभिक काल, दूसरा बांटा माध्यमिक काल और तीसरा बांटा अलंकृत काल। और आरंभिक काल को भी 2 हिस्से किए इन्होंने। पहला पूर्व आरंभिक काल, दूसरा उत्तर आरंभिक काल। और माध्यमिक काल के भी 2 हिस्से किए, 2 भागों में बांटा इसको, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, ठीक है। इसके बाद अब अलंकृत काल को भी 3 हिस्सों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अब जो 2 हिस्से बचते हैं, 2 भाग बचते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के, चौथा आपका परिवर्तन काल और 5वां आपका वर्तमान काल। इनको इन्होंने जो विभाजन नहीं किया और इसी के बात पर इन पर आरोप लगता है कि इन्होंने सही से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं किया है, ठीक है। चलेगा, और जो इसका समय है जैसे 643 से 1343 विक्रम संवत, उत्तर आरंभिक काल का 1344 से 1444 विक्रम संवत, ठीक है। ये जो समय काल है ये किसमें है? विक्रम संवत में है। ऐसे ही पूर्व माध्यमिक काल का 1445 से 1560 विक्रम संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल का 1561 से
1680 विक्रम संवत। और अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, जो एक है 1681 से 1790 विक्रम संवत और दूसरा है 1791 से 1889 विक्रम संवत। ठीक है, और आपका परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इसको 1890 से 1925 विक्रम संवत और 1925 विक्रम संवत से अब तक, 1925 विक्रम संवत से कब तक, अब तक। ठीक है, चलेगा। तो ये था किसका, मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। किसके द्वारा, मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। अब आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहां कहीं भी आप नोट्स वगैरह अगर बना रहे हैं, कि नोट पॉइंट लिखते हैं, तो वहां पर महत्वपूर्ण लिख देना यहाँ पर। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य के इतिहास का एकमात्र दोहरा काल विभाजन, पूछा जाए आप सभी से कि एकमात्र दोहरा काल विभाजन करने वाले कवि का नाम बताइएगा, लेखक का नाम बताइएगा, तो कौन हो जाएंगे इतिहासकार आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दोहरा काल विभाजन करने वाले एकमात्र विद्वान। कैसे किया सर दोहरा काल विभाजन, देखिएगा। जैसे पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल और चौथा है आपका आधुनिक काल। तो इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा, वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा, भक्ति काल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा, रीतकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। इस तरह से क्या हुआ, दोहरा काल विभाजन हुआ। अगर बात करें तो ये भी विक्रम संवत में समय है, किसमें है, विक्रम संवत में समय है सभी। तो 1050 से 1375, 1375 से 1700 विक्रम संवत। ठीक है, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, 1900 विक्रम संवत से अब तक का जो समय है, इसको क्या बोला है, गद्य काल बोला है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल कहा है। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो रहा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना आप सभी लोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एकमात्र दोहरा काल विभाजन करने वाले हिंदी साहित्य का कौन है, तो आपके आचार्य शुक्ल जी। चलेगा, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आंसर करिएगा सभी लोग आंसर करना कमेंट बॉक्स में। शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं है। शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं है। फटाफट से आंसर करके बताओ सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। मुक्तिबोध होगा आपका, जैनेन्द्र होगा, अज्ञेय होगा या प्रेमचंद्र होगा। क्या आंसर होगा कि कथन है कि शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है, जगाया नहीं है। ठीक है, बताना सभी लोग। दूसरा कथन है आपका, दूसरा कथन है कबीर ने इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन किया है। ऐसा कहने वाले कौन है, तो आपके आचार्य शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य शुक्ल जी हैं ऐसा कहने वाले। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ऐसे कहने वाले। और इसका आपका आंसर जो करेक्ट होगा, बी आंसर आपका राइट होगा, जैनेन्द्र ने कहा है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। ये था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। आगे बात करते हैं हम राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करते हैं। तो इन्होंने भी क्या है, पहले संधि काल, उसके बाद में दूसरा जो है चारण काल, तीसरा जो है भक्ति काल और चौथा जो है रीतिकाल और पांचवा है आधुनिक काल, यानी 5 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। जैसे ये है 750 से 1000 विक्रम संवत संधि काल को और चारण काल। इसमें से 2 ही महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं कि बताइए आदिकाल को संधि काल किसने कहा है, बताइए आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो ये दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 750 से 1000 विक्रम संवत, ठीक है, चारण काल को 1000 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल जो है 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल को 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल को 1900 से अब तक का जो समय है, 1900 विक्रम संवत से अब तक का जो समय है, इसको बोला है इन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आधुनिक काल। क्या कहा है, आधुनिक काल कहा है। तो ये था जो काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। सभी इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जितने मैं बता रहा हूं, फालतू की कोई भी चीज नहीं कराऊंगा आपको, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट हैं सारे करा दूंगा कंप्लीट में एकदम। ठीक है, 40 दिन में, केवल और केवल आपके 40 दिन चाहिए। 40 दिन में आपका शानदार करा दूंगा बेहतरीन तरीके से, है ना, पूरा रिवीजन कंप्लीट जो इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनके साथ में। और काशी नागरी पिछाड़ी सभा अगली आती है, काशी नागरी पिछाड़ी सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1893 ईस्वी में, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। अब यहां से एक पत्रिका भी निकलती जिसका नाम था नागरी पिछाड़ी पत्रिका। क्या था, नागरी पिछाड़ी
पत्रिका जो यहाँ से निकलती थी। इनके द्वारा बहुत सारे इतिहासकार थे इसमें, ठीक है, बहुत सारे विद्वान लोग थे जो इस संस्था को चलाते थे, और उनके द्वारा एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जिसको क्या नाम दिया गया, तो नाम दिया गया हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। क्या नाम दिया गया, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम दिया गया। और इसको 16 भागों में, और पूछा जाए इस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो भाग 16, यानी 16 भागों में इसको बांटा गया है हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को, जो किसके द्वारा निकाला गया, तो काशी नागरी पिछाड़ी सभा के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, चलेगा। अब जो काल विभाजन है अति महत्वपूर्ण कहें तो है काल विभाजन किसके अनुसार, काशी नागरी पिछाड़ी सभा के द्वारा जो काल विभाजन किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना यहाँ पर। तो इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल जो है आपका ये 650 से 1350 ईस्वी, और ये जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य के इतिहास का, ये ईस्वी में किया गया है, ना कि विक्रम संवत में। ठीक है, ना कि विक्रम संवत में। तो 650 से 1350 ईस्वी को आदिकाल, भक्तिकाल जो है 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल को 1650 से 1850, और आधुनिक काल को 1850 से अब तक। अब जो आपका आधुनिक काल है, इसको भी कई भागों में बांटा। आधुनिक काल का भी वर्गीकरण किया गया। किस किस तरह से किया गया है देखिएगा। पहला किया गया आपका भारतेंदु युग 1850 से, क्योंकि भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था, और तभी से 35 साल में, है ना, बेहद जबरदस्त कारनामा करके गए हैं, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में, है ना, इतना बेहतरीन शानदार साहित्य लिख कर गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इनका जन्म होता है 1850 में, और यहीं से इसकी काल अवधि मान ली जाती है भारतेंदु युग की। कब से, 1850 से 1900 तक। ठीक है, द्विवेदी युग जो आता है आपका 1900 से 1920, उसके बाद में छायावाद। ठीक है, छायावाद जो है 1918 से 1936, लेकिन एक हुए डॉक्टर नगेंद्र जी, उनका कहना था कि जो समय काल है 1918 से 1936 ये नहीं है, 1918 से 1938 समय काल है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अगला आता है आपका प्रगतिवाद 1936 से 1943, उसके बाद में प्रयोगवाद 1943 से 51, और उसके बाद में नई कविता और साठोत्तरी कविता। नई कविता का जो समय है 1951 से 1960 माना गया है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अनुसार में, समझना इस बात को, अलग अलग विद्वानों के अनुसार में किसी ने कहा 51, किसी ने कहा 52 से शुरुआत है, किसी ने कहा 53 से शुरुआत है, और किसी ने कहा 54 से शुरुआत है। किसकी, नई कविता की शुरुआत। उसके बाद में होती है साठोत्तरी कविता की शुरुआत, वो है 1960 से अब तक। 1960 से अब तक का जो समय है वो किसका माना गया है, साठोत्तरी कविता का माना गया है। तो ये जो पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का, ठीक है, काल विभाजन है, किसके द्वारा किया गया, तो काशी नागरी पिछाड़ी सभा के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक ध्यान से समझना आप इन सभी चीजों को, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट तथ्य हैं जो मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। अब यहां से आपको एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है कि यहां से आदिकाल का नामकरण, यहां से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझना एक एक बात मेरी, ठीक है, ध्यान से समझना एक एक बात मेरी। आदिकाल जो नाम दिया है वो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल किसने कहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। अगला आता है आपका आरंभिक काल, ये मिश्र बंधुओं के द्वारा। सिद्ध सामंत काल कहा गया है राहुल शंकरत्यायन ने। किसने कहा है, राहुल शंकरत्यायन के द्वारा। बीज बपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीज बपन काल। ग्रियर्सन जी ने कहा है चारण काल। संधि चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। संधि चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। अंधकार काल कहा है कमल कुल श्रेष्ठ ने, अंधकार काल। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, इंपोर्टेंट है, कई बार पेपरों में आया है कि धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार आदिकाल का नाम बताइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपभ्रंश काल, याद कर लो अभी, अपभ्रंश काल। बच्चन सिंह और गणपति सिंह के क्या कहा है, शून्य काल कहा है आदिकाल को, शून्य काल। रमा शंकर रसाल जी ने, शुक्ल रसाल जी ने क्या कहा है, जय काल कहा है। क्या कहा है, रमा शंकर शुक्ल ने आदिकाल को जय काल कहा है। ये सारे पॉइंट हैं, यहां से एक नंबर अपना पक्का कर लो सभी लोग, आज एक नंबर पक्का कर लो आप लोग यहां से, ठीक है, क्योंकि 90% जो हिस्सा है वो आपका कहां से रहता है, आदिकाल से ही रहता है। आदिकाल की बात करते हैं, आदिकाल की ग्रंथ की बात करते हैं। आदिकाल के
ग्रंथों की बात करते हैं। आइएगा, आदिकाल के ग्रंथों की बात करते हैं। तो देखो एक एक करके पढ़ेंगे शानदार तरीके से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको, सिद्ध। इसको कितने भागों में बांटा है पहले उसको देख लो आप लोग। नाथ, उसके बाद में जैन, उसके बाद में रासो, उसके बाद में लौकिक और उसके बाद में गद्य साहित्य। इतने भागों में बांटा गया है आदिकाल का जो ग्रंथ वगैरह हैं। तो सबसे पहले आज हम कंप्लीट करेंगे सिद्धों को और दूसरे नाथों को, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य। किसके बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में। तो देखो जो सिद्ध साहित्य है आपका, सिद्धों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है, 84 मानी जाती है। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है मेरे साथियों, ध्यान देना इसको, सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट, कुछ भी ऐसा वैसा लिख के नहीं लाया हूं जिससे कि आपका टाइम वगैरह वेस्ट हो बिल्कुल भी। सिद्धों की संख्या है 84 मानी जाती है। सिद्धों का संबंध कहां से, किस भारत के किस हिस्से से रहा है पूछा जाए तो सिद्धों का जो संबंध रहा है वो पूर्वोत्तर भारत से रहा है। कहां से, पूर्वोत्तर भारत से रहा है। और सिद्ध कैसे थे, तो निरीश्वरवादी थे। सिद्धों की पूछी जाए कि किसके तरह थे, तो निरीश्वरवादी थे। शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते थे, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध वगैरह किया। तांत्रिक साधना पर बल दिया है किसने, सिद्धों ने। और सिद्धों की रचनाओं में शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। किसकी, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता कहां पर मिलती है, तो सिद्धों में मिलती है, सिद्धों के साहित्यों में, सिद्धों की रचनाओं में मिलती है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सिद्ध कवि, प्रमुख सिद्ध कवि, आइएगा एक एक करके समझते हैं। प्रमुख कुछ सिद्ध कवि हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले है सरहपा। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन थे, सहजयान के प्रवर्तक थे आपके सरहपा। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं और प्रमुख रचना वगैरह में इनकी दोहा कोश जो है प्रमुख रचना है। दूसरे आते हैं आपके सबरपा। इनका जन्म जो है 780 ईस्वी में हुआ था और इनके द्वारा लिखे गए चर्यापद जो है कैसे हैं, प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा लिखे गए चर्यापद प्रसिद्ध हैं। चलेगा, अगले आते हैं आपके लुइपा। ये सबरपा के शिष्य थे, लुइपा थे जो वो सबरपा के शिष्य थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान पूछा जाए कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, तो लुइपा का था। किसका था, लुइपा का था सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। डोमिपा, जो महत्वपूर्ण है मैं उनकी बात जिक्र करूंगा। ठीक है, जो पेपर में आए हुए हैं। डोमिपा, इनका जन्म 840 ईस्वी में। चर्चित रचनाएं जो हैं योगचर्या, डोम्बिप गीत का, अक्षराद्विकोपदेश, अक्षराद्विकोपदेश, ये इनकी चर्चित रचनाएं हैं डोमिपा की। आप सभी याद कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। चलेगा, कंडपा, अगले आते हैं कंडपा। इनका जन्म जो है 820 ईस्वी में। 74 ग्रंथों की रचनाएं की इन्होंने, 74 ग्रंथों की रचनाएं की। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना अपनी कॉपी में। सिद्धों में सबसे ज्यादा ग्रंथों की रचना करने वाले कौन हैं, तो आपके कंडपा है। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं करने वाले कौन है, तो कंडपा हैं। इनके गुरु कौन थे, तो जलंधर पा। इनके गुरु का नाम क्या था, तो जलंधर पा इनके गुरु थे। चलेगा आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं आपके नाथ साहित्य। कौन आते हैं, आगे आते हैं आपके नाथ साहित्य। तो सिद्धों एवं संतों के बीच की कड़ी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिद्धों और संतों की बीच की कड़ी कौन थे, तो नाथ थे। कौन थे पूछे जाएं तो आपका जवाब होगा नाथ थे। ठीक है, सिद्धों और संतों की बीच की कड़ी नाथ थे। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 9 मानी जाती है। नाथ साहित्य में स्त्री विरोध का स्वर कैसा था, प्रबल था, अत्यधिक मजबूत था, ऐसा माना जाता है। निर्वृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। किस मार्ग पर, तो निर्वृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। और ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध किया गया है नाथों ने। किसका विरोध किया है, ब्राह्मणवाद और शास्त्रवाद का विरोध करने वाले कौन है, तो नाथ है। कितने हैं, नाथ, और इनकी संख्या कितनी है, 9 मानी जाती है। अब देखिएगा जो 9 नाथ हैं आपके, जो आपके 9 नाथ हैं, कितने 9 नाथ हैं, तो ये गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार, गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार जो प्रमाणिक सूची है उनके अनुसार आपके जो 9 नाथ हैं वो पहले हैं नागार्जुन, दूसरे हैं आपके जलंधर नाथ, तीसरे हैं आपके हरिश्चंद्र नाथ, चौथे हैं आपके सत्यनाथ, पांचवें हैं आपके भीमनाथ, छठवें हैं आपके गोरखनाथ, सातवें हैं चरपटनाथ और आठवें हैं जड़ भरत और 9वें हैं आपके मलयार्जुन। किसके अनुसार हैं ये,
तो गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार, ठीक है, प्रमाणिक सूची के अनुसार ये जो आपके 9 नाथ हैं ये है नागार्जुन से लेकर के और मलयार्जुन तक आपके 9 नाथ हैं। याद कर लेना आप सभी लोग। चलेगा, एक एक करके समझेंगे जो इंपोर्टेंट है उनको, जो इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं उनके बारे में। मत्स्येंद्र नाथ सबसे पहले जिक्र करेंगे मत्स्येंद्र नाथ का। यहां से एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी को कि अंतिम सिद्ध व पहले नाथ किसको माना जाता है। अंतिम सिद्ध तथा पहले नाथ किसको माना जाता है, तो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, ठीक है। और ये गोरखनाथ के गुरु हैं। कौन? मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के गुरु हैं। और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु के बारे में पूछा जाए तो जालंधर नाथ। कौन है? जालंधर नाथ मत्स्येंद्र नाथ के गुरु हैं, ठीक है। और गोरखनाथ के गुरु कौन है? तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ है, ठीक है। क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलेगा, अगली बात करते हैं गोरखनाथ की। यहां से भी प्रश्न आता है कि नाथ संप्रदाय के प्रणेता, नाथ संप्रदाय के प्रणेता के बारे में बताइए कि कौन है, तो गोरखनाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ है। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है, ठीक है। कई बार आया है पेपरों में, इंपोर्टेंट है, कई बार आया है पेपरों में, याद रखना कि गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना है, तो मिश्र बंधुओं ने माना है। चर्चित पंक्ति है, चर्चित पंक्ति है, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, एक एक बाबू समझ लेना कुछ ध्यान से कि नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा, तब अंतर बसे भंडारा। चर्चित पंक्ति है, किसकी है? गोरखनाथ जी की। किसकी है? गोरखनाथ जी की। चलेगा, आगे आते हैं आपके चरपटनाथ, आगे आते हैं आपके चरपटनाथ। ये भी इंपोर्टेंट है, पढ़ लीजिए इनको भी। चरपटनाथ तो गोरखनाथ के शिष्य थे। चरपटनाथ जी गोरखनाथ के शिष्य थे और ये बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते थे, है ना। जो साधु वगैरह होते हैं, जो आडंबर वगैरह रखते हैं, है ना, लंबा सा तिलक लगाया और इस तरह से ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, जटाएं रख ली इस तरह से, तो उनको क्या करते थे? फटकारते थे। और उनके बारे में कहा भी है, एक चर्चित पंक्ति भी है, चर्चित पंक्ति भी है। क्या है? देखिएगा, कई बार पूछी जा चुकी। एक श्वेत पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा, है ना। एक तिलक जनेऊ और एक लंबी जटा, किसके बारे में कहा है? तो जो आडंबर वगैरह रखते हैं साधु, उनके बारे में कहा है। एक और है चौरंगीनाथ, ठीक है, चौरंगीनाथ इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिया है इनको, चौरंगीनाथ। ये मत्स्येंद्र के शिष्य थे। कौन? चौरंगीनाथ। और गोरखनाथ के गुरु भाई थे। पूछा जाए गोरखनाथ के गुरु भाई तो कौन थे? आपके चौरंगीनाथ। और इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कई बार आई है, प्राण सांकली। क्या नाम है इसका? प्राण सांकली। इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। प्राण सांकली किसकी है? तो चौरंगीनाथ जी की है। चलेगा, अब ये थी आपकी आज की क्लास थ्योरी की, ठीक है। इसके बाद में जो आपके लिए होमवर्क दिया जाता है डेली, तो आप लोग डेली क्या करो, इसको एक कॉपी पे, ठीक है। और कहां पर आप लोग, बिल्कुल, ठीक है, तो आप एक कॉपी में नोट कर लिया करो इन सभी पॉइंटों को। और ये जरूर किया करो, ये जरूर किया करो, ठीक है। आपको दिल से देता हूं मैं सारा काम जो देता हूं मैं, इसलिए। चलेगा, पहला प्रश्न है आप सभी के लिए आज की क्लास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है। दूसरा प्रश्न है, राहुल शंकराचार्य ने आदिकाल को क्या कहा है। तीसरा प्रश्न, सारे प्रश्न या तो परीक्षाओं में आ चुके होते हैं या किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके होते हैं, इसीलिए मैं देता हूं अभ्यास प्रश्न उत्तर, ठीक है। चलेगा, और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। चौथा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या मानी जाती है। पांचवा है, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था। पांचवा है, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था। चलेगा, ये 5 प्रश्न और 5 और हैं आप सभी के लिए, इनको देखिएगा। छठवां प्रश्न है आप सभी के लिए, छठवां जो प्रश्न है आप सभी के लिए कि योगचर्या और अक्षराद्विकोपदेश किसकी रचनाएं हैं। अक्षराद्विकोपदेश और योगचर्या किसकी रचनाएं हैं। अगला है 7वां, सिद्धों में सबसे ज्यादा ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे। सिद्धों में सबसे ज्यादा ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे, 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, सिद्धों एवं संतों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न है, सिद्धों एवं संतों की बीच की कड़ी किसको कहा जाता है। सब कुछ क्लास से ही, क्लास से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अंतिम सिद्ध व पहले नाथ माने जाते हैं। अंतिम सिद्ध व पहले नाथ माने जाते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, नाथ संप्रदाय के
प्रणेता कौन थे? क्या है? नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? तो 10 प्रश्न है, एक कॉपी बना लीजिए आप लोग और उस कॉपी पर सभी लोगों को नोट करना है इन 10 प्रश्नों को। पिछली क्लास के भी करना है, इस क्लास को भी करना है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, चलेगा। तो आगे क्लास कल आप सभी को, कल मुलाकात होती है आप सभी से, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं आप सभी को, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां से आपको सभी PDF वगैरह, ठीक है, और जितने भी टेस्ट पेपर वगैरह हैं, ठीक है, वो यहीं पर मिलेंगे आप सभी को एम कीर्ति ऐप पर। तो जल्दी से अभी के अभी डाउनलोड करिएगा एम कीर्ति ऐप। और एक सूचना और है जो मुझे बतानी है, आपकी जो TGT PGT LT ग्रेड की क्लास है ये आपको शाम के टाइम मिलेगी, ठीक है। और UPSI UPSSC PT RO ARO इसकी जो क्लास है ये आपको सुबह मिला करेगी, ठीक है। ये आपको सुबह मिला करेगी और ये आपको शाम में, ठीक है, चलेगा। तो मुलाकात होती है आप सभी से बेहतरीन तरीके से कल वाली क्लास में। तब तक के लिए है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।